आप में कई सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि अपग्रेड होकर अभी 3 महीने पहले ये रूस से आई थी। इससे पहले पिछले साल भी इसको अपग्रेड किया गया था। अब ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये विस्फोट क्यों हुआ। नेवी चीफ के मुताबिक पहले इसमें एक छोटा विस्फोट हुआ, जो शुरुआती जांच हुई थी उसके मुताबिक पहले इसमें एक छोटा विस्फोट हुआ और उसके बाद एक के बाद एक 2 धमाके, इसमें बड़े धमाके हुए जिसने इस पूरी पनडुब्बी को तबाह कर दिया। इसके बाद ये पनडुब्बी समंदर में समा गई। विजय जी, हम कितने तैयार थे? लगातार बात होती है कि जब इस तरह के व्हीकल्स हमारे पास होते हैं, सबमरीन होते हैं, तो हमें हर अंदेशे का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारे पास डीजल, इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स हैं और अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स की। लेकिन क्या हम इस तरह के हादसों से निपटने के लिए भी तैयार हैं या नहीं? विजय जी, आपसे सवाल है मेरा। जी हाँ, जैसे आपको मालूम है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है वो हम पिछले 3 डेकेड से ऑपरेट कर रहे हैं जी। तो हमारे जो नौसैनिक हैं, जो सबमरीनर्स हैं, वो इस चीज़ में पूरी तरह ट्रेंड हैं कि वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को संक्षिप्त ऑपरेट कर सकें। और उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है और इतनी फुल प्रूफ होती है और इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि देयर इज हार्डली एनी चांस कि दे विल मेक ए मिस्टेक। तो एज फार एज ऑपरेटिंग इज कंसर्न, आर सबमरीनर्स, सेलर्स एंड ऑफिसर्स, दे आर फुली इक्विप्ड, फुली नॉलेजेबल टू ऑपरेट अ सबमरीन इन अ सेफ एनवायरमेंट। लेकिन हादसा तो हादसा है, कभी भी हो सकता है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आते हैं अपनी आज की चर्चा पर कि आखिर कितनी ताकत भारतीय सेना की कम हो सकती है इस हादसे के बाद से। भारतीय नौसेना अपने पड़ोसियों से काफी ताकतवर मानी जाती है। नेवी के बेड़े में शामिल पनडुब्बियां इसे चीन और पाकिस्तान से काफी आगे खड़ा करती हैं। लेकिन हाल के दिनों में चीन और पाकिस्तान ने इस ओर अपना खास ध्यान दिया है और जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में दोनों, कम से कम चीन, समंदर में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारतीय नौसेना को एशियाई महाद्वीप में खासा ताकतवर माना जाता है। इसकी वजह नेवी के बेड़े में समय समय पर शामिल की जाने वाली पनडुब्बियां रही। भारतीय नौसेना में साल 1986 से 1994 के बीच शिशुमार क्लास की 4 पनडुब्बियों को शामिल किया गया, जबकि 8 सिंधु घोष क्लास सबमरीन को साल 1986 से 1991 के बीच बेड़े में जगह मिली। रूस की सिंधु रक्षक और सिंधु राष्ट्र को साल 1997 से साल 2000 के बीच जगह दी गई। लेकिन वक्त के साथ साथ पनडुब्बियां अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ती गई और नौसेना के बेड़े में शामिल पनडुब्बियां पुरानी होती गई। भारतीय पनडुब्बियों पर आई कैग रिपोर्ट्स ने भी इस खामी की ओर इशारा किया। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कई सबमरीन पुरानी हो चुकी हैं और उनकी ऑपरेशनल क्षमता 48% तक कम हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय नेवी के पास मौजूद पनडुब्बियों में महज 6 से 7 सबमरीन ही साल 2020 तक पूरी क्षमता के साथ काम कर सकती हैं। वहीं जानकारों की माने तो पुरानी हो रही पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण की बेहद सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि जब 15 साल पहले बता दिया जाता है, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी है, कि रक्षा मंत्रालय को और डिफेंस मिनिस्ट्री को कि फॉरवर्ड प्लानिंग 15 साल की इस तरह करनी है कि जो पुरानी चीजें हो गई उनको निकालना है और नए हथियार अंदर लाना जरूरी है, रिप्लेसमेंट। उस पर हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो जैसे MiG-21 हमारे क्रैश करते रहते हैं, बहुत एजिंग प्रोसेस हो गई है, उसी तरह ये सबमरीन्स भी बहुत एजिंग प्रोसेस में है। तो ना ये आपको सिक्योरिटी दे सकती हैं देश को, क्योंकि इतनी एजिंग प्रोसेस हो गई है, टेक्नोलॉजी मूव कर गई है, बहुत नई चीजें आ गई, दूसरी तरफ जानलेवा बन जाती हैं। हमारी नौसेना को कमजोर करने में कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार रही। सरकार ने न तो सबमरीन्स के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया और अगर कोई सौदा किया भी तो वो सालों तक फाइलों में ही लटका रहा। स्कॉर्पियन पनडुब्बी पर नजर डालें तो पहली 6 पनडुब्बियां मझगांव डॉकयार्ड में जरूर बनाई जाएंगी, लेकिन ये 2016-2017 से पहले नहीं मिलने वाली। इसके अलावा 5 दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, जिसे प्रोजेक्ट 75 का नाम दिया गया, उन पर 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये 5 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां नेवी को
2020-2021 तक ही मिल पाएंगी। नेवी के आधुनिकीकरण के लिए सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 में बची 6 पनडुब्बियों का ऑर्डर अभी दिया जाना बाकी है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी खुद ये बात मान चुके हैं कि 50,000 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट 75I को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी की हरी झंडी मिलना बाकी है। इसका एक पहलू ये भी है कि अगर आज इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएं, तो भी विदेशी साझेदार को ढूंढने में ही 3 साल का वक्त लग जाएगा, जबकि पहली पनडुब्बी मिलते मिलते 7 साल लग जाएंगे। जानकारों की माने तो भारत के पास मौजूद पनडुब्बियां अब पुरानी हो चुकी है। अब दरकार है इनके आधुनिकीकरण की, लेकिन रिपोर्ट की माने तो आधुनिकीकरण की उम्मीदें अब फाइलों में दबी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। रवि जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जिस तरह से ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, हमारी जो फॉरवर्ड प्लानिंग है, क्या उसमें कमी है? सीएजी कह रही है कि 48% क्षमता कम हो गई है ज्यादातर पनडुब्बियों की। इसके अलावा जाने माने रक्षा विशेषज्ञ का बयान आता है कि उन्होंने कहा कि जो एजिंग प्रोसेस है, जो 15 साल की एक प्लानिंग होनी चाहिए, वो उसमें कमी लगती है और इसीलिए इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जानलेवा साबित होते हैं। क्या लगता है आपको? आपकी बात ठीक है। हम लोगों को शायद मंजूरी मिलने में या उनको ले आने में या उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उनके अंदर हम कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, ज्यादा समय लग जाता है। ये चीज ठीक नहीं है जी। एक बार जब जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज के लिए अप्रूवल मिल चुकी है, तो उसको फिर भारतवर्ष को, भारत की गवर्नमेंट को बिना कोई विलंब किए उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और उसको लाना चाहिए जल्दी से जल्दी। 18 पनडुब्बियां आनी थी कि ये उसमें से अभी भी 6 के लिए हरी झंडी नहीं मिली है सरकार की तरफ से। मैं वही कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा समय लगाना ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, खासकर पनडुब्बियों की वजह से, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट आर्म है नेवी की। अगर आपके पास पनडुब्बी नहीं होगी तो आप जो है युद्ध नहीं कर सकते हैं समुद्र के अंदर। तो इस वजह से उन चीजों को लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को कुछ अपने ऐसे तरीके बदलने पड़ेंगे जिससे कि जो एक तो उसकी इजाजत जल्दी मिले और दूसरा के कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा फास्ट हो किया जाए। विजय जी, अगर उपमहाद्वीप की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करें, कहां पर आप देखते हैं भारत कहां खड़ा है नौसेना की ताकत की अगर बात करें तो? देखिए, हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है नेवी की, वो पनडुब्बियों पे ज़्यादा निर्भर थी, क्योंकि हमारे पास 16-17 सबमरीन थी। लेकिन अभी हमारा जो न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत का रेडी होने वाली है जी, जब भी ये ऑपरेशनलाइज होती है तो उससे हमारी ताकत डेफिनेटली अंडर वाटर के लिए बढ़ जाएगी। और खासकर जब उसके बाद एक और न्यूक्लियर सबमरीन बनेगी तो इन सब का डेफिनेटली फर्क पड़ेगा हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने के लिए। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन आप सिर्फ एज ए डेटरेंट यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वो टैक्टिकल वेपन नहीं होती हैं, स्पेशली दो न्यूक्लियर सबमरीन जिसमें हम मिसाइल्स लोड करते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन में होगा। हमको क्या चाहिए कि जो कन्वेंशनल सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जी, वो हमको और चाहिए। तो जैसे हमको इसकी जो एक्वायर करने की प्रोसेस है उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है गवर्नमेंट की वजह से या किसी भी वजह से, उसको हमको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। चलिए, जो ब्यूरोक्रेटिक जो भी फॉरवर्ड प्लानिंग होती है उसमें उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं। भारतीय नौसेना को अब तक एशिया में सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान अब अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहे हैं। अगले 2-3 साल में चीन अपने बेड़े में ऐसी आधुनिक पनडुब्बियों को शामिल करने जा रहा है जिसके बाद कम से कम एशियाई महाद्वीप में उसका मुकाबला करना भारत के लिए खासा मुश्किल साबित हो सकता है। भारतीय नौसेना को पिछले साल तक 12 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी अपने बेड़े में शामिल कर लेनी थी और साल 2012 से 2030 के बीच इस संख्या में 1 दर्जन पनडुब्बियों का इजाफा किया जाना था। इसके लिए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने जुलाई 1999 में
30 साल के सबमरीन प्लान को अपनी मंजूरी दी थी। बावजूद इसके अब तक नेवी ने 24 में से एक भी पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया। नतीजतन भारतीय नौसेना अब भी रिटायर होने के करीब पहुंच चुकी 14